हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम होने वाला था मेटल एंड नॉन मेटल, इसके पार्ट 1 वीडियो को अच्छे तरीके से बना चुके हैं। धातु और धातु में क्या अंतर होता है अच्छे से देख चुके हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी अच्छे से देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से उसका नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम अभी होने वाला है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, एएलपी का एग्जाम होने वाला है। आपको सब एग्जाम में साइंस को एकदम तोड़ना है। 25 में मेरे भाई 25 टारगेट करना है। ठीक है, और ये काम मेरा है मेरे भाई। ठीक है, मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी और इसके साथ साथ जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं सब आपको बता दूंगा, बशर्ते आप सही से मेहनत करें, बशर्ते आप सही से पढ़ाई करें। क्योंकि मेरे भाई सब कुछ देखता है लेकिन पढ़ता कोई कोई मेरे भाई। ठीक है, इसलिए आपको अपना स्पेशल नोट्स बनाना है और प्रिपरेशन में मेरे भाई कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस सब के विषय में बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा मेरे भाई तो जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, कल के हम लोग वीडियो में कुछ बात किए थे, उसको मैं रिवाइज कराता हूं। मैंने देखा था कि धातु के ऑक्साइड क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड बनाता है। और धातु के ऑक्साइड क्या होता है मेरे भाई, बेसिकली क्या होता है, वो क्षारीय होता है। और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है मेरे भाई, अम्लीय होता है। इसीलिए मैं भाई बता रहा हूं कि यदि नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से मेरे भाई कोई लापरवाही नहीं करना। ठीक है, अब चलिए यहां देखते हैं। आज हमको पढ़ना है एनोडीकरण के बारे में। ठीक है, एनोडीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी भाई लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो मेरे भाई, एनोडीकरण क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग एनोडीकरण करते हैं, सब जानता है। लेकिन ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये फैक्चुअल चीज है, ये सब जानता है। सिलेक्शन कैसे मिलेगा मेरे भाई, ये देखो, ये सब एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो यहां देखते हैं क्या बोलता है कि एल्युमिनियम जब होती है ना, देखिए ना, एल्युमिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है ना। एल्युमिनियम जब होता है ना, ऑक्सीजन से संपर्क करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाता है। यानी कि बेसिकली समझिए कि ये एल्युमिनियम है, जैसे ऑक्सीजन आगे से कांटेक्ट में तो ये रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये अपने आसपास एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेगा। यानी कि सुरक्षा कवच देखें ना आप सब लोग, सुरक्षा कवच सेम कंडीशन। ठीक है, ये एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट किया, बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाता है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह संक्षारण से बचाता है। देखो मेरे भाई, संक्षारण क्या होता है तो मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी धातु के परत की क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण के लिए दो चीज चाहिए। ठीक है, एक होता है मेरे भाई वायु, एक होता है वायु मतलब समझते हैं ना, ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा होता है नमी। नमी मतलब क्या होता है मेरे भाई, आर्द्र। आर्द्र समझ में आता है ना, यानी कि जलवाष्प की मात्रा। ये दो चीज रहेगा ना तभी संक्षारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिख के रख लो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरे भाई, धातुओं के परत क्षय होना, जैसे कि देखिए लोहा में जंग लग जाता है ना, तांबा में जंग लगता है, सिल्वर काला हो जाता है। ठीक है, ये सब संक्षारण लगता है। लेकिन यह उल्टा होता है, एल्युमिनियम की परत ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो धातु के परत को क्षय नहीं होने देता। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम होता है, मैग्नीज होता है ना, जिंक होता है, ये सब धातु की परत का क्षय, धातु की परत अपने अपने बाहर क्या करता है, बना लेता है। ठीक है, तो ये संक्षारण हो गया। अब देखो मेरे भाई, संक्षारण से बचाता है। अब एनोडीकरण में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है कि एल्युमिनियम की छड़, ठीक है, एनोडीकरण के लिए स्पेशल तौर पर क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम की छड़ लेंगे, एल्युमिनियम के छड़ को एनोड के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में, एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एल्युमिनियम के एक छड़ लेंगे, छड़ को बना लेंगे एनोड के तौर पर, और इसको तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु याद रखना, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु में क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है, पानी ज्यादा होता है। एक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र में क्या होता है ना, अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होता है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीज है। तो क्या करते हैं एनोडीकरण के लिए, एक लेंगे एल्युमिनियम के छड़, इसको एनोड के रूप में बना लेंगे, और इसको क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, विद्युत अपघट्ट कराएंगे। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, एनोडीकरण की क्रिया आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एनोड रहता है ना, यह ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा।
ठीक है। और ये एल्युमिनियम के साथ कांटेक्ट करके क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है मेरे भाई, खैर छोड़िए, आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट है, यदि आपको आएगा तो अच्छा बात है, नहीं तो आपको ये इतना चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट है और मैंने कुछ मिक्स करके पॉइंट बताया है। अब एक बात मेरे भाई ध्यान देना, एक होता है जस्तीकरण। ठीक है, जस्तीकरण आपको पता होगा कि धातु के परत के ऊपर, धातु जो होता है ना, धातु के बाहरी परत पर जिंक का लेपन करना, जिंक से पेंट कर देना, क्या कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है ना। जैसे कि आपने लोहा लिया और लोहा के बाहर क्या किया आपने, जिंक की परत का लेप लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जस्तीकरण कहलाएगा। इसको सिंपल नाम है हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन। ये सब याद रखेगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए भाई देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को। देखो मेरे भाई, एक बात ध्यान से समझ जाना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो साइंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते होंगे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं आप खुद कंपेयर करके एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यदि आप जहां आपको अच्छा लगता है पढ़िए, मैं ये नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन बस आपको एक बार रिवीजन करना है। एनसीईआरटी को मेरे भाई पूरी तरीके से फोकस करना है। मैं पूरा का पूरा पॉइंट एनसीईआरटी से बता रहा हूं, कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको लगातार मेहनत करना है, क्योंकि साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और यदि मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना मेरे भाई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, कि कुछ तो मैं आपके लिए कर पाया। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई बढ़िया से मेहनत करिए प्लीज। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आगे पॉइंट है मेरे भाई कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई धातु रहेगा, जैसे वो अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे गौर करिएगा, मैंने यहाँ लिखा है जिंक, जिंक क्या एक धातु है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे तेजाब कहते हैं, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिंक धातु है, जब से अम्ल के साथ रिएक्ट किया तब बना लिया क्या, जिंक सल्फेट बना लिया, और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस को क्या किया मैंने भाई, मुक्त कर दिया। ये तो आपको खैर पता होगा। चलिए अच्छा बात है, ये हमने पहले भी देख चुका है। अब क्या है, लेकिन सब अम्ल के साथ मेरे भाई नहीं होता, अपवाद में भी अपवाद है। सब अम्ल नहीं करता, सब कर लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर लेगा, नाइट्रिक एसिड कर लेगा, फास्फोरिक एसिड कर लेगा, फार्मिक एसिड कर लेगा, एसिटिक एसिड कर लेगा, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है ना मेरे भाई, नाइट्रिक एसिड ये ऐसा नहीं करता। नाइट्रिक एसिड समझ में ना, नाइट्रिक एसिड बहुत ही प्रबल अम्ल भी है, बहुत प्रबल अम्ल है। तो नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करता है, क्या नहीं करता भाई, यह हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगा। क्रॉस का मतलब नहीं करना, यानी कि नाइट्रिक एसिड जब भी धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, बल्कि यह क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है ना, यह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई, जल बनाएगा। यह क्या होगा, ऑक्सीकृत, याद रखना है क्या होगा, ऑक्सीकृत। पूछ सकता है क्वेश्चन, ऑक्सीकृत आपसे पूछ सकता है कि जब भी नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये धातु के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हो जाता है, क्यों, अपचयन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, ऐसा पूछ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, बल्कि यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, एवं जो नाइट्रोजन है, जो खुद नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन क्या करता है मेरे भाई, यह नाइट्रोजन N2O, NO और NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, N2O, NO या NO2 में क्या होता है, ये खुद अपचयित हो जाता है। किसमें, अपचयित। आपको ये याद रखना, N2O, NO और NO2 यानी कि सब नाइट्रोजन का फॉर्म है। ठीक है, N2O, NO और NO2 में क्या होता है, अपचयित होता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये समझ गया। लेकिन अब यहां पे अपवाद भी अपवाद है। क्या अपवाद, क्या है कि देखो मेरे भाई, कोई भी धातु रहेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, वो बनाएगा, जल ही बनाएगा, और N2, NO और NO2 ही बनाएगा। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसा है ना, देख रहे हैं ना, दोनों में MM लगा हुआ है, याद करने का तरीका क्या है, दोनों में MM लगा हुआ है। मैग्नीशियम या मैग्नीज, ये दोनों एक ऐसा धातु है जो तनु नाइट्रिक एसिड, तनु समझ में आ गया ना, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, तनु नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब बनाएगा लवण और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देख रहे हैं ना, सब में नहीं हो रहा था, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये हो रहा है। तो आपको याद रखना, कैसे याद रखेंगे, बस आपको याद रखना है कि कोई भी अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करता है
तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है यह किसी भी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, NO बनाएगा और N2O बनाएगा, ठीक है, जो अब चेन रिएक्शन हुआ है, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा यानी कि H2O बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, वो बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि सबसे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पूरे धातु और अधातु का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे क्वेश्चन एकदम भर भर के निकलता है, और वो होने वाला आपका सक्रियता श्रेणी, ठीक है। कोई भी एग्जाम में से क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। अब बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में चल कैसे रहा, ठीक है। तो देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होता है। देखो मेरे भाई, पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर सक्रियता क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि आप भाई दिन भर केवल वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देख ले रहे हैं, नोट्स बना ले रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और एक वो बंदा है जो अपने आप को पूरा रूम में पैक करके दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन में पढ़ाई कर रहा है, याद कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, शादी अटेंड नहीं कर रहा, फेस्टिवल अटेंड नहीं कर रहा। बताइए किसका जॉब लगेगा। उसका मॉक टेस्ट मेरा 80 नंबर, 85 नंबर, और आपका आ रहा है 50 नंबर, 45 नंबर, किसका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, बताइए। उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव है और आप कम एक्टिव है, ठीक है। आप क्या कम सक्रिय हो गए और वो क्या हो गया, ज्यादा सक्रिय हो गया। पहले एग्जाम में उसका ना नंबर आएगा, नंबर ज्यादा आएगा, सिलेक्शन उसका होगा। सेम कंडीशन यहां पे लागू होता है। बहुत सारे ऐसे धातुएं होती है जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत मतलब क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। कुछ ऐसी ऐसी धातु होती है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, तुरंत बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और आग लग जाएगा। तब ना कल बताया था ना आपको, इसीलिए इसको क्या करते हैं, किरासन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं, है कि नहीं है, किरासन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। तो बस ये समझिए कि सक्रियता श्रेणी क्या है। कुछ ऐसी धातुएं होती है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है, और कुछ ऐसी धातुएं होती है जो बहुत ही कम क्रियाशील होता है। तो जानते हैं जितना धातुएं है ना, इसको अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में, उसको सक्रियता के अनुसार घटते हुए क्रम सजाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए बताया गया है, धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाना, यानी कि धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते हुए क्रम में सजाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, इतना चीज अब गौर करिएगा मेरे भाई। यहां देखिए, ये कुछ मैंने आपको बनाया और ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ये आपके एनसीईआरटी किताब मिल जाएगा या कोई भी किताब फॉलो करेंगे तो वहां मिल जाएगा। ये सक्रियता श्रेणी है, धातुओं क्या है, सक्रियता श्रेणी है, जिसमें धातुओं को घटते हुए क्रम में सजाया गया, यानी कि अवरोही क्रम में धातु को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया गया, सजाया गया, ठीक है। पहले क्या, पोटेशियम है, पोटेशियम को के से इंडिकेट करते हैं, एन से सोडियम होता है, सी से कैल्शियम होता है, एम जी से मैग्नीशियम होता है, एल से एल्युमिनियम होता है, जेड एन से जिंक होता है, एफ से आयरन होता है, पीबी से लेड होता है, एस से हाइड्रोजन होता है, सी से कॉपर होता है, एच जी से पारा होता है, ए जी से चांदी होता है और ए यू से सोना होता है। अब याद कैसे करेंगे मेरे भाई, बात तो ये ना आता है, याद कैसे करेंगे। तो पहले मेरे भाई आपको बढ़िया से देख लीजिए कि ये है क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता का क्रम। ऊपर में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, नीचे में सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसलिए लिखा गया सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु ऊपर की तरफ है, जो कौन कौन हो जाएगा, आपका पोटेशियम हो जाएगा और सोडियम हो जाएगा। यानी कि पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। इसी कारण से इसको किरासन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं, क्योंकि बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आएगा, इसमें आग लग जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। नीचे जाने पर क्या हो रहा है मेरे भाई, ये घट रहा है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है मेरे भाई, तो आपको बताया था ना, यहाँ तांबा है, पारा है, चांदी है, सोना है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तांबा है, पारा है, और बाद चांदी है, उसके बाद सोना है। ये है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। इसी कारण से मुक्त अवस्था में रहता है, या किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, चाहे इसको कितनों भी गर्म करिएगा, किसी भी ताप पर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं करता है, यह हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है। याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको ये याद कराता हूं, ठीक है, ये मैं याद कराता हूं। देख रहे होंगे मेरे भाई कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, और ये इसका ट्रिक होने वाला। क्या है ट्रिक, देखिए मेरे भाई, ट्रिक पर कभी भरोसा नहीं करते हैं, ट्रिक कभी काम नहीं करता, लेकिन कहते हैं ना, दरार लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखते हैं कोई भी
जब होता है ना कोई भी व्यक्ति मतलब कि जो भी लकड़हारा होता है या जो लकड़ी वाला काम करता है, वो काटने से पहले क्या करता है, वो वहां पे दाग लगाता है, और दाग लगाने के बाद क्या करता है मेरे भाई, आई चला के या मशीन चला के उसको काटता है। आप भी कोई काम करते होंगे तो पहले क्या करते होंगे, उसका नाप लेते होइएगा, उसका शेप एंड साइज उसको डिसाइड करते होइएगा, वहां दाग लगाएगा तब काटते होइएगा, है ना। तो सेम केस यहाँ ट्रिक जो होता है ना भाई, केवल दाग लगाने का काम करता है। लेकिन एक बार आप सही से पढ़ लीजिएगा तो ट्रिक व्रिक सब भूल लीजिएगा, आपके दिमाग में परमानेंट क्या होगा मेरे भाई, बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिखा है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ये लिखा गया ना। तो ये क्या मेरे भाई समझते हैं, देखो के है ना, के कैटरीना में क्या रहा पहले लेटर, के से कैटरीना, के से क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, हुआ ना। देखिए ने बोलेगा तो क्या आएगा, Ne आएगा। तो ने मतलब क्या हो गया, सोडियम, है ना। बस उसको पकड़िएगा, Ne यानी कि ने यानी कि सोडियम। ठीक है, कार, देखिए कार में आता है CAR, है ना, कार में आता है CAR, तो C उठाइए, क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा। मांगी में आ जाएगा Mg आ जाएगा, मांगी MANGI, तो M से क्या होगा मेरे भाई, मैग्नीशियम हो जाएगा, है ना। M से क्या होगा आपका, मैग्नीशियम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, फिर अल्टो में क्या एल है, तो एल से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, जेड में बस जेड पकड़िए, जेड से क्या होगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, फेरारी में देखिए एफ आ रहा है ना, एफ से फेरारी हो जाएगा। फिर भी तो पी से क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। बस इतना आपको दाग लगाना है, ठीक है मेरे भाई, केवल आपको दाग लगाना। पी से क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। एच आ रहा ना, एच, फिर भी में एच आ रहा, एच से क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्यों है ना, क्यों मतलब क्या होता है, Cu। ठीक है, क्यों यानी कि कॉपर। मिली यानी कि एम, है ना, एम से होता है मरकरी, होता है ना, मिली यानी मरकरी, एम यानी मरकरी। अब मरकरी का संकेत क्या होता है मेरे भाई, Hg होता है ना, तो इसलिए क्या लिखा, Hg लिखा। ये क्या मेरे भाई, सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है ना, Ag, सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, सिल्वर के लिए Ag लिखा। और ये क्या, ऑडी में AU आ रहा था, यहाँ पे मैंने AU लिखा, क्या लिखा, AU लिखा। तो बस ऐसे याद रहना, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस अब बस इसको लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कैटरीना का के हो जाएगा, Na से सोडियम हो जाएगा, कार में C आ जाएगा, मांगी मतलब Mg हो जाएगा, अल्टो में Al आ जाएगा, जेन में क्या होगा, Zn आ जाएगा, फेरारी में क्या होगा, Fe आ जाएगा, फिर भी में क्या आ जाएगा, Pb आ जाएगा, Hi में क्या होगा, H हो जाएगा, Q मतलब कि कॉपर हो जाएगा, मिली यानी कि मरकरी हो जाएगा, सिल्वर मतलब कि Ag हो जाएगा, ऑडी मतलब कि E हो जाएगा। बस इसे तो याद रखना। ठीक है, आपको तो मैं इतना ट्रिक बता रहा हूं, मैंने तो इसको रट गया था। कैसे रटा था वो बताते हैं। मैंने रटा था पो से पोटेशियम, ठीक है, कैसो उल्टा, या इसको मैंने उल्टा लिख लिया था, ठीक है, उल्टा, ठीक है, क्योंकि मुझे सेट करना था इसी कारण से। तो कैसो, मैं एजी, लोटीले, लो से क्या होता है, लोहा, इसी कारण से लोहा, लोटीले, ठीक है, लोटीले ले, हा तपाचासो, मैंने ऐसे लिखा था। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है, मैंने कैसे लिखा था। देखिए मेरे भाई, मैंने इसको कैसे लिखा था, पो से पोटेशियम, पोकैसो, मैं, ए जी, लोटीले, ह तापाचासो, ता से तांबा, पा से पारा, चा से चांदी, और एयू से सोना। हो गया ना। पो से पोटेशियम, सी से कैल्शियम, एन से सोडियम, मैं से मैग्नीशियम, है ना, पो कैसो, मैं, ए से एल्युमिनियम, जिंक मतलब जिंक हो गया, लो से लोहा यानी कि Fe, टीन, एक टीन होता है जो इसमें नहीं दिया गया, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन मैंने याद किया था, टीन हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया ले से क्या होगा, लेड होगा, ह ता पा चा सो, ऐसे मैंने याद किया था। खैर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं मैंने कैसे याद किया था, पो कैसो, मैं, ए जी, लोटीले, ह ता पा चा सो, मैंने ऐसे याद किया था। ठीक है, खैर आप बस इसको अच्छे से याद कर जाइएगा मेरे भाई। अब देखिए मेरी बात को, ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। अब मैंने यहां पे कुछ लिखा, ठीक है, इससे पहले इन सब की आवश्यकता आपको यहां पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, हो सके कि इसमें ऑर्डर देके पूछ ले आपसे, और हो सके कि आपको ऐसे पूछ ले। ठीक है, देखिए गौर से, आपने देखा होगा प्रतिविस्थापन अब क्रिया पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है, जिसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करता है मेरे भाई, ग्रहण कर लेता है, ये समझे होंगे। लेकिन अब समझिए यहाँ पे
ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जिंक लिखा है प्लस H2SO4 लिखा है, ये क्या बन रहा है ZnSO4 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है ना। कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये तो कितना बार चर्चा कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, Ca है HCl है, क्या बना CaCl2 बना प्लस क्या हो गया हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिविस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है प्रतिविस्थापन, क्यों? क्योंकि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये कौन है? ये वो बंदा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन भर पढ़ाई कर रहा है रूम में एकदम पैक होके। और ये कौन है? ये आप है। H2 क्या है? आप है, जो केवल वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, है ना, इन्होंने घूम रहे हैं, ज्यादा रील्स देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो H2 क्या हो जाएगा? ये आप हो जाएंगे। अब बताइए सिलेक्शन किसका होगा? उसका होगा जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि ज्यादा एक्टिव धातु है ना। तो ये क्या होगा, जिंक जो है ना इसके साथ कांटेक्ट कर लिया, तो क्या हो गया ZnSO4 बन गया। H2 कम सक्रिय धातु था, ये क्या हो गया आपका अलग हो गया। H2 क्या हो गया? अलग हो गया। इसको देखिए ना, जिंक ऊपर है, ये देखिए जिंक ऊपर है, H नीचे है। H कम सक्रिय धातु है, जिंक ज्यादा सक्रिय धातु है, इसलिए जिंक क्या होगा, उसको बिलगा के उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। है, अब देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कम सक्रिय धातु है, कैल्शियम ज्यादा सक्रिय धातु है। यहाँ देखिए कैल्शियम 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 कहाँ गया? कैल्शियम देख रहे हैं ना, कैल्शियम ज्यादा सक्रिय धातु है और हाइड्रोजन कम सक्रिय धातु है कि नहीं है? तो बस यहाँ गौर करिए, ये कैल्शियम जो कि ज्यादा सक्रिय धातु है, ये हाइड्रोजन जो कि कम सक्रिय धातु है, इसको बिलगा देगा तो बन गया ना CaCl2। देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आकर बैठ गया, CaCl2 बन गया और क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। बना कि नहीं बना? विस्थापित हो गया। तब इसके नाम है प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। अब गौर करिए, यहाँ कॉपर है और यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट है। देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम बैठता है कि नहीं बैठता। पहले कॉपर बाद में हाइड्रोजन। गौर करिएगा, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ कॉपर है, कौन ज्यादा क्रियाशील है? हाइड्रोजन की कॉपर। तो आप बोलिएगा जाहिर से बात है हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, इसी कारण से यहाँ पे क्या होगा? विस्थापन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है मेरे भाई? कम क्रियाशील है, और आपको देगा तब तो मार के निकल जाइएगा, तो यहाँ आप गलती कर देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्रियाशीलता क्रम याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। सेम चीज यहाँ भी होता है। चांदी क्या? बहुत ही कम क्रियाशील है। देखिए यहाँ पे चांदी सबसे नीचे की नहीं है, बहुत ही कम क्रियाशील है ना चांदी यहाँ पे। और यहाँ पे HNO3 है, तो जैसे रिएक्ट करेगा ये भी क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि चांदी बहुत ही कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको क्रियाशीलता समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है मेरे भाई तो आप मुझको कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सही तरीके से पढ़ाई करिए, फिर भी कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ मेरे भाई, सबसे पहला पढ़ाई आपको कंटिन्यूअसली रखना है, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।